जी नाज़रीन, क्रिमिनल मॉस्को से आपका मेज़बान आदिल शाज़ेब। और जिस दौरे का हम इंतज़ार कर रहे थे, जिस डेलीगेशन का वो पहुंच चुका है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वफ़द के हमरा मॉस्को में लैंड कर चुके हैं। और अगर हम आपको दिखा सकें, ये 4 सीज़न होटल जो है, यहाँ पे वो अपने वफ़द के हमरा इमरान खान साहब जो है वो क़याम करेंगे। इस दौरे पर तो हम पिछले तकरीबन 2 दिनों से एक्सक्लूसिव हमने यहाँ से रेड स्क्वायर से प्रोग्राम होस्ट किया और यहाँ पे भी इस दौरे का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। यूक्रेन का एक मसला ऐसे है कि जब तक उसका जिक्र ना हो इमरान खान के दौरे के साथ, वो मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्टिकली भी हमारे लिए भी अब पॉसिबल नहीं रहा। जो आलमी हालात इस वक्त बन चुके हैं, खुसूसन जो आलमी रद्द-ए-अमल आ रहा है अमेरिका का, नेटो का, और पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही हैं रशियन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं स्पेशली, और आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो मामला जो है, दूसरी जानिब यूक्रेन में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में इमरान खान का दौरा जो है उस पर यकीनन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगी। उसके अलावा दौरे का जो अहम जो एजेंडा होगा उसमें अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर अच्छी खासी तफसीली गुफ्तगू होगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो बड़ी अहम मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 3 बजे होगी। और डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने हमें ये कन्फर्म कर दिया है कि पाकिस्तान और रशियन ऑफिशियल्स की दरख्वास्त पर उनका इंटरेस्ट था। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात है उसका वक्त जो है वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है और तकरीबन वो 3 घंटे पर मुहित होगी। उसमें अफ़गानिस्तान के अलावा इस्लामोफोबिया, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो इस पर पोजीशन रही है वो भी बड़ी अहम है, उस पर भी बात होगी। और फिर एनर्जी सेक्टर ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो गैस का बहरान है, बड़ी तेज़ी से गैस ख़त्म हो रही है और पाकिस्तान गैस स्ट्रीमलाइन जो पाइपलाइन है उस पर MOU साइन होने की बातें हो रही हैं। हमाद अज़हर साहब आ रहे हैं, वज़ीर तिजारत जो हैं रज़ाक दाऊद साहब इस दौरे में शामिल हैं। इसके अलावा असद उमर भी वज़ीर-ए-आज़म की डेलीगेशन का हिस्सा हैं और फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। तो हम भी देखेंगे, कल का दिन है, आज चूंकि रेड आर्मी डे से कहते हैं और ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक डिफेंस डे इन रशिया। तो इस तनाजुर में भी इमरान खान का दौरा अहम है कि वो एक ऐसे दिन लैंड कर रहे हैं जो कि रशिया में एक डिफेंस डे कंसिडर होता है। और यहाँ पर आज आम तातील भी है, लेकिन ये बिल्कुल पीछे जो है रेड स्क्वायर है और वहाँ पे अभी भी हमने परेड होती देखी है। और अब से तकरीबन 2 घंटे बाद जो है यहाँ पर, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं 6 सितंबर पे जो 21 तोपों की सलामी होती है वो यहाँ दी जाएगी, बाकायदा मार्च होगा। आज प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो अननोन सोल्जर की एक कबर पे आए और वहाँ पर फूल रखे। कल इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन, जो कि सबसे अहम इस दौरे का हिस्सा है, वो उनसे मुलाकात है और उसके बाद जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, यहाँ पर ताजरों से भी मुलाकात करेंगे और फिर जो मॉस्को में इस्लामिक सेंटर है उसका वो दौरा भी करेंगे। अब पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहेगा इस दौरे से? मेरे ख्याल में 3 दिन यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ऐलान कर दें पाकिस्तान के दौरे का। तो वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम रेड स्क्वायर से आपके साथ लाइव थे। वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनका डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उसमें कई वज़रा भी शामिल हैं। बड़ा अहम दौरा उसे करार दिया जा रहा है, लेकिन आज कोई ऑफिशियल इंगेजमेंट्स उनकी नहीं है। कल उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया नूरस्तानी साहब ने, ये मकामी जर्नलिस्ट हैं, ताल्लुक़ इनका अफ़गानिस्तान से है और वजह ये है कि इनको हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। एक तो ये मॉस्को से हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स, यूक्रेन की सियासत और फिर अफ़गानिस्तान को बड़ा अच्छा समझते हैं। और इस दौरे में हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान पर बड़ी अहम गुफ्तगू होनी है व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के दरमियान। और आपको पता है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान
तकरीबन कॉमन इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। मुसानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका कैसा? बिल्कुल, सर्दी बहुत ज़्यादा मॉस्को, यहाँ पर सर्दी तो बहुत ही होगी, लेकिन आप आ गए मॉस्को, खुशामदीद बोलते हैं आप। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, इस दौरे को तो बड़ा तारीफ़ी कहा जा रहा है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप ऐसे जर्नलिस्ट इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस दौरे को? ऐसे तो बोला जा रहा है कि ये तो 23 साल के बाद एक पाकिस्तानी रहबर का दौरा है मॉस्को पर। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है 23 साल के बाद। लेकिन इस दौरे का एक बहुत अहम बात जो है ये है कि यहाँ पर जब इमरान खान आ रहे हैं पाकिस्तान से मॉस्को पर, इधर मॉस्को और गर्ब ममालिक की जो कशीदगी है वो बहुत यूक्रेन की वजह से वो बहुत ओज में है। हाँ। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा ताल्लुकात है यूक्रेन से, यूक्रेन के साथ। और यहाँ पर मॉस्को पर इमरान खान का आना और इसी सूरत हाल में अफगानिस्तान में तालिबानों की हाकिमियत, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस सफ़र को बहुत ही अहमियत देती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये दौरा बहुत ही अहम है। और यहाँ पर मॉस्को पर भी ये रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इमरान खान का ये सफ़र कश्मकश से कुछ पहले ही तंजीम हुआ था। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर सोचते थे कि इमरान खान का ये सफ़र यूक्रेन की ये तहव्वुलात के अंडरग्राउंड और इसके साये में आएगा, ऐसा ही नहीं हुआ। यहाँ पर जब इमरान खान आए तो बहुत ही अच्छी मीडिया कवर हुई, और ये अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी जब यहाँ पर कुछ बातें होंगी, कल ये बातें होंगी, लेकिन अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर बात करते हैं तो इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हम फिक्र करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो फैली सिचुएशन है और ये जो फैली उनके ताल्लुकात हैं, इस पर भी ये सफ़र बहुत ही अहमियत का। साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को सिर्फ वैसे तो उनकी उर्दू अच्छी है, आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन नूरसानी साहब जो हैं वो मकामी सहाफ़ी हैं, यहाँ की सियासत को भी समझते हैं, सहाफ़त को भी समझते हैं। उनके बकौल ये दौरा इसलिए भी अहम है, एक तो यूक्रेन की सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो गई है, और फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान का आना, और उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इस दौरे को जो है वो बड़ा अहम करार दे रहे हैं। और इनका भी ये कहना है कि रशियन जो मीडिया है वो भी इस दौरे को बड़ा अच्छे तरीके से देख रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसे क्लोजली इसलिए मॉनिटर कर रही है कि यूक्रेन की सिचुएशन का हमें पता है कि जो मगरबी ममालिक हैं, खुसूसन अमेरिका, नेटो ममालिक जो हैं, उनसे काफ़ी कशीदगी जो है वो रशिया की बढ़ चुकी है। नूरसानी साहब, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? हमने देखा कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना जो हैं वो ज़्यादातर तालिबान का जो मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो रशिया का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में क्या है? एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो, चूँकि उसका इम्पैक्ट रशिया पे भी पड़ता है। अफ़गानिस्तान से पहले हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि जंग सर्द से बाद पाकिस्तान और रशिया एक सनत में जा रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। सब जंग के बाद आप कह रहे हैं पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान और रशिया इतनी नज़दीक ताल्लुकात पा रहे हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान के मसले पर रशिया की बहुत बड़ी निगरानी, वहाँ पर जो सेंट्रल एशिया पर ये जो दहशतगर्द हैं वो उनका आने का वो जो एक रास्ता था। फिर ये तालिबान जो अफगानिस्तान में हाकिम हो गए तो इसके बाद ये निगरानी बहुत ज़्यादा हो गई जी। और तालिबानों की ताल्लुकात जो पाकिस्तान से हम देख रहे हैं और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्होंने भी तालिबान से अपने ताल्लुकात बढ़ाई है। तो इस हालत में रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ये सोचते हैं कि अगर सेंट्रल एशिया पर कुछ एहतिमाली खतरात हो तो वो तालिबानों के अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी हमने वो बातचीत
रब्ता कर सकते हैं और बातचीत करनी चाहिए। तो रशिया और पाकिस्तान की जो मुश्तरक मुनाफे हैं अफगानिस्तान में बहुत सेम है, इसीलिए ये बहुत नज़दीक बातें करना चाहते हैं रशिया। लेकिन सेंट्रल एशिया पर जो इनकी जो निगरानी है, अमनीती निगरानी, वो भी बहुत बड़ी निगरानी है। जो आपने कुछ दिन पहले रिपोर्टों में आया था कि बदख्शान प्रोविंस जो ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो सेंट्रल एशिया के उधर और कंट्रीज बॉर्डर हैं, वहाँ पर भी तालिबानों की जो एहलकार है वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर जो बैनुल-मुल्की दहशतगर्द हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए रशिया की बहुत बड़ी निगरानी है और पाकिस्तान के साथ इसके बातचीत करना भी एक ही बहुत अहम मौजू है। इसलिए और नाज़रीन, नूरिस्तानी साहब जो बात कर रहे हैं, इसीलिए अब उसका कॉन्टेक्स्ट हमने जानने की कोशिश की है कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि एजेंडे पर दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो एनर्जी सेक्टर, हमने बात की गैस पाइपलाइन की, 2-3 दिनों से हम कर रहे हैं, एक अफगानिस्तान का, और उसका कॉन्टेक्स्ट अभी अफगान जर्नलिस्ट हैं और अभी तो वो तकरीबन रशियन बन चुके हैं, मॉस्को में सहाफ़त करते हैं, फ्रीलांस BBC के साथ भी और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो अफगान एम्बेसी है, अभी तक तो किसी ने तालिबान की हुकूमत को सरकारी तौर पर ऑफिशियली जो है वो तस्लीम नहीं किया। रशिया भी ताल्लुकात तो उनके तालिबान से ठीक है। यहाँ पर जो अफगान एम्बेसी है, तो यहाँ पर तो तालिबान नहीं है ना, इनका ऑफिस वगैरह जो है अभी तक वही स्टाफ है जो कि प्रेसिडेंट गनी के दौर का था। यहाँ पर मॉस्को पर अफगानिस्तान के एम्बेसी तबकी मामूल काम कर रहा है। अच्छा। कुछ तगीरात भी यहाँ पर नहीं आई। कुछ दिन पहले कहना था कि तालिबान ने 2 और 3 डिप्लोमेट्स जो मियान रुतबा डिप्लोमेट थे, सीनियर डिप्लोमेट नहीं, मियान रुतबा डिप्लोमेट यहाँ पर उन्होंने सेंड किए थे। लेकिन यहाँ पर जो अफगानिस्तान के सफ़ीर हैं, जमहूरी दौरे के सफ़ीर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि अगर ये यहाँ पर हम इनको एक्सेप्ट करें तो इसका माना यह है कि तालिबानों को हम तस्लीम कर रहे हैं। तो रशिया तालिबानों को पहचान रही है रस्मियत पर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप तालिबानों के डिप्लोमेट को यहाँ पर तस्लीम करेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी तक अफगानिस्तान का जो एम्बेसी है वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं वो काम कर रहे हैं तबके मामूल और कुछ तगीरात नहीं आई। सब डिप्लोमेट यहाँ पर ही हैं और जमहूरी दौरे की तरह ये अपने खदमात और कौंसली खदमात पेशकश कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मॉस्को में अफगान कम्युनिटी की तो काफ़ी बड़ी तादाद है। यहाँ पर अफगान कम्युनिटी है और सब जो अफगान लोग यहाँ पर रहते हैं बिजनेस करते हैं अक्सरियत, और बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। रशिया की बहुत बड़ी बाज़ारों में अफगानों की बहुत ही बड़ी सहम है यहाँ पर। वो काम कर रहे हैं। 2 और 3 बहुत बड़ी बाज़ारें जो सारी रशिया और सेंट्रल एशिया को फूड सप्लाई करती हैं, उसमें अफगानों का अहम नक्श है। ठीक। और पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से अफगान कम्युनिटी और सेंट्रल एशिया कम्युनिटी यहाँ पर है उस तरह से पाकिस्तान में है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना इस जो लोकल मीडिया है मकामी, वो इस दौरे को कैसे अभी तक कवर किया है उसने और कैसे देखा है, कितना? यहाँ पर जो महली और मकामी मीडिया है वो सेंट्रल एशिया की मीडिया और रशियन मीडिया ये इस दौरे को बहुत ही सीरियस लिया है, क्योंकि उनके नज़र से रशिया साउथ एशिया में एक नई मुत्तहिद की तलाश में है। हाँ। और इंडिया की जो रिलेशनशिप है US से इस दिनों बहुत ही बढ़ी जा रही है। ये भी रशिया के लिए बहुत बड़ी निगरानी है। तो पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान की जो मुतकाबिल वाबस्तगी और मुतकाबिल चाहत है पाकिस्तान रशिया से, वो भी ये लोग नज़र में ले रहे हैं। सब इन मसले को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि मकामी जो मीडिया है, जो सेंट्रल एशिया की मीडिया है और साउथ एशिया की मीडिया, ये इस मसले को बहुत ही सीरियस ले रहे हैं। इस दौरे को सीरियस ले रहे हैं और यूक्रेन की जो पेचीदगी और वहाँ पर जो कशीदगी है, उस मसले के बाद रशिया में दूसरा बहुत अहम मसला ये दौरा है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नूरिस्तानी साहब ने की कि ऑब्वियसली मैं तो रशियन को इतना नहीं समझ सकता। इंग्लिश जो यहाँ पर मीडिया है उसमें तो डिस्कशन ज़रूर हो रही है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो मकामी मीडिया है वो यूक्रेन के क्राइसिस के बाद जो दूसरा डिस्कस होने वाला मौजू है वो इमरान खान साहब का दौरा है।
तो इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि इस दौरे से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं वो कितनी हद तक पूरी होती हैं। ऑल्दो उसे तारीखी तो कहा जा रहा है, और मैं 2-3 दिनों से ये बार बार नाज़रीन आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि देखा ये जाएगा कि इमरान खान साहब को जो है कल जब उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होती है, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, तो पाकिस्तान के लिए कामयाबी का जो पैमाना होगा वो यही होगा कि एनर्जी सेक्टर में अगर मुआहदे MOU साइन होता है, और साथ में बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की ये होगी अगर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ऑफिशियली ये कह देते हैं या खान साहब को ये कह देते हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात लग रहे हैं तो हो सकता है कि यूक्रेन की सिचुएशन अगर काम डाउन जैसी होती है तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा उनको दावत देंगे, और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान रशिया के पहले सरबराह बन सकते हैं जो बाकायदा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। साथ में नूरिस्तानी साहब ने एक और बात भी बड़ी अहम की कि मकामी मीडिया में भी ये डिस्कशन जो है ये भी हो रही है कि इंडिया के साथ चूँकि रशिया के एक तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं, ऐसे में अब रूस जो है वो ख़ित्ते में एक नया इत्तेहादी ढूंढ रहा है पाकिस्तान की सूरत में। तो ऐसे में रशिया और इंडिया के ताल्लुकात भी ऑब्वियसली वो इतने तारीख़ी हैं कि इतने जल्दी तो उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बड़ा बैलेंस रख के रशिया को भी चलना पड़ेगा और बैलेंस रख के पाकिस्तान को भी चलना पड़ेगा। पाकिस्तान भी ये नहीं कर सकता कि रशिया के साथ ज़्यादा करीब हो जाए। तो नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। आई होप कि यहाँ आज रेड स्क्वायर से जो हमने सेगमेंट किया, और नूरिस्तानी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो इस दौरे के बारे में कहा वो आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ज्वाइन करेंगे कि ओपोजिशन इस दौरे को कैसे देख रही है और इस्लामाबाद में हो रहा क्या है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजियाकार आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन करेंगी, और कल यहाँ से हम आपको बराह रास्त कवरेज दिखाएंगे कि इमरान खान साहब की पुतिन साहब से मुलाकात कितनी अहम रही। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने मॉस्को से आपको जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उससे आगाह किया। वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने डेलीगेशन के साथ। ओपोजिशन का उनके दौरे के बारे में क्या ख्याल है और इस्लामाबाद में इसके अलावा क्या हो रहा है, हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि बड़ा अहम करार दिया जा रहा है इमरान खान के दौरे रूस को, और हमने काफी डिटेल से यहाँ से मॉस्को से उसे कवर भी किया। ओपोजिशन किस एंगल से इसको देख रही है? ऑल्दो ये रूस और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की और खलीज कम होने की बातें हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम तो इमरान खान है। जी माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं रूस में बैठ के। तो आप तो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन और रूस का मामला है क्या, और ये भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब आप यूक्रेन का नाम लेते हैं तो असल में आप नेटो और वेस्टर्न एलाइज की बात कर रहे होते हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इससे जो खतरा ऑपोजिशन के जहन में आता है बारहा, वो ये है कि जिस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब करने के आदी हैं, कहीं कोई ऐसी गुफ्तगू ना वो कर दें, चाहे वो अमरीकी वजीर खारजा की जिन्होंने कहा था कि जाहिल हैं, उनको समझ नहीं है, उनको तारीख का नहीं पता, उनको सियासत का नहीं पता, कोई ऐसी गुफ्तगू ना फरमा दें। या जैसे वो सदर फ्रांस का उन्होंने तस्करा कर दिया था कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं फ्रांस के सदर को क्या समझता हूँ कि मैं उसकी फ़ोन कॉल लूँगा, कोई ऐसी गुफ्तगू ना फरमा दें। या जैसे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने फ़ोन, या अमरीकी सदर ने जब पहला फ़ोन किया था और कहा कि मैंने दहशतगर्दी पे तबसरा किया, तो वजीर आजम साहब ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि मैंने कोई बात ऐसी नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर हम आपको स्क्रिप्ट जो है वो रिलीज कर दें। यानी बुनियादी तौर पर मैं कह ही रहा हूं कि वजीर आजम साहब की कुछ आदत ऐसी नहीं कि वो मतानत के साथ फॉरेन पॉलिसी को चलाएं, और इस वक्त जो वक्त का तकाजा है वो ये है कि हम बड़ी मतानत के साथ और बड़े सुलझे हुए अंदाज में अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ें, और हम ऐसा ना दिखें कि हम किसी भी एक कैंप के अंदर भाग के गिरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जाने के बजाय। ऐसा कोई तासुर नहीं आना चाहिए। अभी पिछले दिनों कुछ वुज़रा ने टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये कहा कि जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो नेटो का असला इस्तेमाल हो रहा है, और जो उन्होंने ज़ेरे लब कहा
वो मैं दोहराना नहीं चाहता फॉरेन पॉलिसी के हवाले अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक आपका ये कंसर्न है कि जनाब चाहे प्राइम मिनिस्टर की टीम हो या वो खुद हो, तो वर्ड सिलेक्शन नहीं, में मुझे ज्यादा खतरा उन्हीं से है, ज्यादा खतरा मतलब उन्हीं से है, उनकी केयरफुल टीम की तो वो बात नहीं सुनते। और कल एक दो डिप्लोमेट्स ने भी जो है हमारे प्रोग्राम में ये कंसर्न रेज किया था कि उन्हें, कंसर्न तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें बड़ा मुहतात होके, चाहे वो मीडिया इंटरेक्शन हो या वो मुलाकात हो, उसमें दे शुड कम अक्रॉस वेरी केयरफुल। मुझे बताइएगा कि एनर्जी सेक्टर की बार बार बात कर रहे हैं कि जी गैस पाइपलाइन जो है, पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर कोई ब्रेक थ्रू होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एनर्जी सेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, और हमारे ऑब्वियसली एक बड़ा कंसर्न है कि 8-9 सालों में कुदरती गैस पाकिस्तान में वो ज़खायर तकरीबन खत्म हो जाएंगे। तो इस पर आपकी टेक क्या है? देखिए, वो आपने खेल एक देखा है जिसे बुल फाइटिंग कहते हैं, स्पेन में बहुत खेला जाता है। तो वो आप बुल को दिखाते हैं सुर्ख रंग का कपड़ा, तो वो भागता है आपकी तरफ टक्कर मारने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको जरूर आगे बढ़ाएं, मगर किसी बुल फाइटिंग के अंदर मुलव्वस ना हो जाएं। पाकिस्तान ने जिस तरीकाकार से हैंडल किया है अफगानिस्तान को, और जिस तरह की गुफ्तगू उसके बाद हर्जा सराई फरमाई है वजीर आजम और उनकी टीम ने, उसके नतीजे में जब आप कभी अमरीकियों से या यूरोपियन से बात करें तो लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान किसी बुल फाइटिंग मैच के अंदर घुस गया है लाल चादर लेके, और कह रहा है बुल को कि आओ मुझे टक्कर मारो। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक न्यूट्रलिटी के साथ, मतानत के साथ अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाएं, मगर किसी भी तरह जो हमने रवैया इख्तियार किया, जबान इख्तियार की अफगानिस्तान के हवाले से, उस तरह किसी भी तरीके से किसी बुल फाइटिंग मैच के अंदर ना आ जाएं जिसमें पूरा वेस्ट जो है उसको हम अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दें। और ये मैं खास हवाले से रूस और ये जो अभी जो आपके सामने यूक्रेन का जो मामला है उस हवाले से ये बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान को जरूर अपना मुकदमा बढ़ाना चाहिए, केयरफुली बढ़ाना चाहिए, बुल फाइट मैच में नहीं आना चाहिए, और कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए जिसमें ये हमारे 30-30, 40-40 साल पुराने रवाबित हैं यूरोप से, अमेरिका से 70-75 साल हमें हो गए हैं डिप्लोमेसी करते, तो उस सब को आग में नहीं झोंक देना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि अब जरा थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। देखिए, बात यह है जो हम गुफ्तगू रूस से करने जा रहे हैं, हमें पाइपलाइन चाहिए, मगर जो मुझे मालूम है इस मुआहदे के खदोखाल वो ये हैं कि इसके अंदर तकरीबन 76% इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की होगी और 24% इन्वेस्टमेंट जो है वो रूस की होगी। दूसरे जो इसके खदोखाल लोगों पर आया नहीं है वो ये है कि इस डील के अंदर जो स्ट्रक्चर की जा रही है, एक बात ये भी सामने लाई जा रही है कि रूस के पास ये इख्तियार होगा कि 3 साल के बाद वो जो भी इक्विटी यानी जो इन्वेस्टमेंट रूस कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत को लाजमी अगर रूस चाहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट वापस खरीदनी पड़ेगी ताकि रूस इससे निकल सके। ये दूसरा अहम पहलू है। तो ये दो अहम पहलू जो हैं इनको मद्देनजर रखना चाहिए। और तीसरी बात जो इंटरनल पाकिस्तान ने कैलकुलेशन की है उसमें IRR जो है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो मेरे ख्याल में 20 साल के ऊपर मुहित है। तो 3 साल में अगर रूस बाहर निकल जाएगा तो 17 साल पूरे जो इसकी जो रिटर्न्स हैं या इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट की जो है वो पाकिस्तान पे आ जाएगी। तो तकरीबन 3 साल बाद 100% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ही की हो जाएगी और रूस की इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। इसमें एक पॉइंट है, ये जो आपने स्टेक्स की बात की कि 74% तकरीबन पाकिस्तान और 24 तकरीबन इसी तरह और बाकी उनका है, तो इसमें शायद क्या आप नहीं समझते कि सैंक्शंस की वजह से इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि अगर मजीद स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगती हैं रशिया पे और रशियन कंपनीज पे तो इस मुआहदे पे उसका ज्यादा असर ना पड़े? देखिए, रशिया के ऊपर तो अगर सैंक्शंस लगी तो अगले 2-4 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। अगर जंग हो जाती है तो नेटो को फेस सेविंग के लिए आज ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ बंदिशें लगाई हैं, उनका ऐलान किया है। अमेरिका तो पहले से पर तोल रहा है। जर्मनी ने अपनी वो जो पाइपलाइन थी उसको, उस डिस्कशन को मुअत्तल कर दिया है इस तमाम हवाले से। तो अगर कुछ होना होगा तो वो 3 साल बाद तो नहीं होने का ना, वो तो अभी हो जाएगा, जो आपने बड़ी अहम नुक्ता उठाया है। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि इसी तरह की एक डील हमने की थी ईरान के साथ जी, और ईरान के साथ डील करने के बाद ईरान की पाइपलाइन तो कोई 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान में उस पर कोई काम नहीं हो सका।
और उसको काम ना होने की वजह ये थी कि अगर पाकिस्तान उस पर काम करता और वो इन्वेस्टमेंट यानी लेके पाइपलाइन जोड़ता तो 6 मुख्तलिफ तरीकाकार थे जिसके जरिए पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती थी। उनमें एक बैंकारी की सैंक्शन भी थी कि पाकिस्तान के बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल रजीम में काम नहीं कर सकते थे। अब अगर इसी तरह की कोई लग जाती हैं बंदिशें और या कदगन लग जाती है रूस पे, तो हमें सोचना ये होगा कि आज हम साइन तो करके आ रहे हैं, लेकिन जब कल इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, या आई होप अभी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, अभी तो सिर्फ MOU साइन होगा, लेकिन अगर ये कंट्रैक्चुअल फॉर्म लेता है तो उसके बाद अगर रूस पे बंदिश लगती है तो क्या पाकिस्तान उस बंदिश की वायलेशन करेगा? उस बंदिश की वायलेशन के बाद पाकिस्तान की फैटिफ के हवाले से क्या उनका मौकफ होगा? क्या पाकिस्तान को किस लिस्ट में डालेंगे? उसके बाद IMF का क्या रवैया होगा? वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या रवैया होगा? और सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब हम उस रजीम की वायलेशन करेंगे तो जो लीगल हमारे ऊपर लगेंगी बंदिशें, एक 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 बैंड रजीम के साथ काम करने में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए क्या होंगे? मैं समझता हूं इन तमाम चीजों को बड़े ठहराव के साथ सोचना चाहिए। MOU जरूर साइन करना चाहिए, मगर वापस आके तमाम एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए। वैसे तो वजीर आजम नहीं मानेंगे, उनके मिजाज में ये बात नहीं आती, लेकिन ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मंसूबे होते हैं ये 5 से 6 साल इनको लग जाते हैं बनने में, स्ट्रक्चर होने में, फाइनेंस होने में, EPC होने में, इंस्टॉल होने में। तो कोई भी हुकूमत अगर आए तो वो फिर इसको ऊपर ज्यादा हीलो हुज्जत ना करे, इस मुआहदे को खराब ना करे, इसको एक मौसर अंदाज में आगे बढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि यहाँ मॉस्को में तो सर्दी है और इस्लामाबाद का मौसम सुना है कि सियासी मौसम जो है उसमें तबिश बढ़ती जा रही है, अदम एतमाद की सीरियसनेस जो नजर आ रही है टॉप टियर लीडरशिप में अपोजिशन की। डिसाइड हुआ है कि कब तक ये अदम एतमाद जो है वो टेबल कर दी जाएगी? कोई डेट वगैरह तो नहीं डिसाइड? देखिए, नहीं, डेट नहीं डिसाइड हुई है, क्योंकि इतनी ज्यादा जमातें हैं। कुछ लोगों का ख्याल है फौरी तौर पे अदम एतमाद करने के बाद गवर्नमेंट को तहलील कर दिया जाए, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, थोड़ी देर के बाद किया जाए। तो अगर सबको साथ लेके चलना है तो सबकी बात सुननी होगी। तो ये रोज जो आपको नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो असल में यही गुफ्तगू हो रही है, उसके पैराए तय किए जा रहे हैं कि अगर हम अदम एतमाद करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। जैसे ही कोई कंसेंसस डेवलप होता है, और आपकी बात ठीक है कि ये कुछ 1-2 हफ्ते या कुछ हफ्तों में हो जाना चाहिए, बहुत लंबी खेल ये नहीं दिखती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुख्तसरन डॉक्टर साहब के फवाद चौधरी ने जो कहा है कि जी 3 MNAs को पैसों की पेशकश की है ऑपोजिशन ने, बड़ा संगीन इल्जाम उन्होंने लगाया है। ये कहां से आ रहे हैं आपके पास पैसे इतने सारे? ये आप ये फवाद चौधरी साहब की तमाम बातें मानते हैं? वैसे मैं आपसे सवाल इन्फॉर्मेशन हमारे भी तो जी वो हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, इस वजह से मैंने दोस्ती में यह सवाल पूछा, दोस्ताने में, कि क्या आप उनकी तमाम बातें मानते हैं? देखिए भाई, बात उनकी तर्जुमान की हैसियत से उनकी हर बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। तो फिर आपको बाकी भी तमाम हुकूमती तर्जुमान जो है उनकी हर बात को मानना चाहिए। तो फिर अगर ऐसी बात है, जवाब देना, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कितने आपने दिए हैं 3 MNAs? जी देखिए, बात यह है कि जो उन्होंने आज एतराफ किया है वो ये है कि बहुत दिन से ऑपोजिशन कह रही थी कि PTI के अराकीन जो हैं उनसे मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और निगोशिएट करना चाहते हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई गारंटीज मांग रहा है, वगैरह वगैरह। आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ऐसा है। चौधरी साहब को चाहिए कि वो उन लोगों को लेकर आए, अखलाकी जुर्रत दिखाएं, और वो उनको आके जो हमारा तरीका कार है कि आप इसमें इलेक्शन कमीशन में कहें कि हमें रिश्वत देने की कोशिश की गई है। कोई मुश्किल नहीं, जब आपको कोई पैसे दे रहा हो उसको रिकॉर्ड करके ले जाइए और उनको डिस्क्वालीफाई करवा दीजिए जो पैसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को के शदीद सर्द मौसम में अपने तारीखी दौरे पर यहाँ पहुंच चुके हैं। तफसीली गुफ्तगू हमने की, लेकिन इस्लामाबाद में उनके खिलाफ सियासी लावा जो है वो पक रहा है और अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद है उसको हतमी बल्कि शायद फैसला कुन मराहिल में पहुंचा दिया है। इस बड़े कदम के लिए रोजाना अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। गुज़श्ता शब भी साबिक सदर आसिफ जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई और आज
ओपोजिशन के तीनों बड़े एक बार फिर मिल बैठे। सपहर को पहली और इंतहाई बड़ी मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की हुई, जिसके बाद मौलाना की हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही के घर आमद हुई, जहां उनसे भी मुलाकात हुई। और अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी ने अपनी रिहाइशगाह पर हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही को मदऊ किया और इस मुलाकात में मौलाना भी मौजूद रहे। मुस्लिम लीग काफ जो है वो वही इत्तेहादी है जो वैसे तो हुकूमत को ये ग्रीन सिग्नल दे चुकी है कि अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। और इसी गैर यकीनी को देखते हुए ओपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। ये इम्कान भी जाहिर हो रहा है कि ओपोजिशन के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और अब मामला तरीके एतमाद लाने की तारीख और बाद के सियासी सेटअप पर अटका हुआ है। और कुछ जराए हमें यह भी बता रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते जो है ये अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। मंगल को अहम करार दिया जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि ओपोजिशन वाकई नेक्स्ट वीक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाती है। यानी कुछ इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि अदम एतमाद 27 फरवरी यानी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद ही लाई जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च में हुकूमत मुखालिफ जज्बात की खुलकर अक्कासी होगी। ये तहरीक जो है वो सीधी इमरान खान के खिलाफ लाई जाए, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ या वजीर आला पंजाब के खिलाफ, ये मामला भी फिलहाल तय नहीं हो सका। डॉन न्यूज की बड़ी खबर के मुताबिक ये तहरीक जो है वजीर आजम के खिलाफ लाने पर इत्तेफाक हो चुका है और इस तहरीक को पेश करने का टास्क साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सुपुर्द कर दिया गया है और उन्हीं को हुकूमती इत्तेहादियों से मामला तय करने का इख्तियार भी दिया गया है। साथ ही ये इतला भी है कि मौलाना और नवाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने पर भी इत्तेफाक किया है, लेकिन इस खबर की फिलहाल तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब हुकूमत बज़ाहिर पुरएतमाद है, लेकिन कुछ इस्तराब जो है वो भी यकीनन मौजूद है, क्योंकि अपोजिशन ने हुकूमती बेंचों से भी अराकीन को तोड़ने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अपोजिशन का सबसे बड़ा वार जहांगीर तरीन और उनका कैंप फिलहाल दिख रहा है, जिनकी शहबाज शरीफ की से मुलाकात की तस्दीक भी खुद जो है वो हो चुकी है। दूसरा फैक्टर हुकूमत के अपने साथी हैं जो नाराज हैं, बिलखुसूस महंगाई की वजह से वो अपने हलकों तक जाने से कतरा रहे हैं और घबरा भी रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल को अपनी सियासी बका की जंग समझ रहे हैं और इसी जंग की बुनियाद पर उनका झुकाव ओपोजिशन की जानिब होता दिख रहा है। ओपोजिशन के बकौल तो उनको 24 हुकूमती मेंबरान की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत का इल्जाम यह है कि ओपोजिशन पैसे देकर उनके एमएनएस को खरीद रही है। कम से कम हमारे 3 एमएनएज ने, जिनमें एक जो है वो अकलियती मेंबर है, एक खातून है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। दोनों रात को मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी। ओपोजिशन का दूसरा बड़ा हथियार हुकूमती इत्तेहादी हैं, जिनका भी जो है वो साथ पाने के लिए ओपोजिशन ने ताहाल हिम्मत नहीं हारी। इस वक्त भी साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना की परवेज इलाही से अहम तरीन मुलाकात जारी है। ये मामलात कहां तक पहुंचेंगे, तहरीक अदम एतमाद कब और किसके खिलाफ लाई जाएगी, इस तहरीक के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉस्को में तो सर्दी काफी है, लेकिन वो जो अदम एतमाद की तपिश है वो हमें यहाँ पर महसूस हो रही है। खबरें क्या हैं और क्या हो रहा है इस्लामाबाद में और क्या कहा जा रहा है कि कब तक वो हो जाएगा? और आपने खालिद मकबूल सदीकी का एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू भी किया है, क्या कहा उन्होंने और क्या हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। एक तो आपको मॉस्को में जो है वो अपनी ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप प्राइम मिनिस्टर का भी वहां पे है, लेकिन जाहिर है कि पीछे की फिक्र बहुत है और जो सूरत-ए-हाल चल रही है यहाँ पे मीटिंग पे मीटिंग है और आपने देखा कि इस वक्त लाहौर के अंदर सारा इज्तिमा जो है वो हो रहा है और एक तरफ जरदारी साहब वहां पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ जानिब मौलाना फजल रहमान हैं और फिर अभी थोड़ी देर पहले मौलाना की परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई है और अभी रात को सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब की जो है वो उनके साथ मुलाकात होगी और खानों पे खाने हैं। सो इसका मतलब ये है कि
कुछ तो है जो कि बहुत, जिसके ऊपर बड़ा थॉरली जो है वो गौर किया जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है और जाहिर है कि उसके अंदर ऑप्शंस मुख्तलिफ जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। मसलन आपको मालूम है कि अदम एतमाद का ऑप्शन अभी तक मौजूद है। फिर कल पीडीएम ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शरीक होंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले पीडीएम की जो जमातें थी वो सिर्फ इस हद तक थी कि वो टोकन अपनी जो शमूलियत है वो करेंगी। अब उनके जो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है उसमें यह है कि जो एहतजाज होगा या पीपल्स पार्टी जब वहां से आएगी तो उस वक्त फिर उनको पीएमएलएन जो है वो पंजाब से ज्वाइन करेगी और जाहिर है कि इससे प्रेशर डेवलप करने की बात हो रही है और लग ऐसे रहा है कि एक तरफ सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा और दूसरी जानिब अदम एतमाद के लिए जो है वो एक रास्ता जो है हमवार किया जाएगा दोनों तरफों से। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हर तरफ से हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक अपने जो तीर हैं उनके तरकश में अपोजिशन के वो तमाम तीर चलाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अच्छा आसमा, ये बताइएगा कि इसमें देखिए इत्तेहादी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो पीएमएलक्यू पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एमक्यूएम इस वक्त क्या कह रही है और क्या सोच रही है? देखिए एमकेएम बहुत वाजे है कि हुकूमत के साथ, बल्कि मैंने ये सवाल भी पूछा सिद्दीकी साहब से तो उनका ये जवाब था कि हम हुकूमत के साथ ताल्लुकात पे बाउंड्री पे खड़े और किसी भी वक्त जो है ये बाउंड्री हम क्रॉस कर सकते हैं। ये लाइन जो है किसी भी वक्त क्रॉस हो सकती है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जब हमने उनसे ये पूछा कि हुकूमत कैसे जिम्मेदार होगी तो उन्होंने कहा कोई भी गलती हुकूमत किसी भी वक्त कर सकती है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत होगी और एमकेएम जो है उनको साथ उनका छोड़ सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम हो सकता है कि खुद कोई ऐसा बड़ा फैसला कर लें कि जिससे कि मामला जो हैं उनको इलेक्शन की तरफ ले जाए। तो हमने उनसे पूछा कि वो क्या कर सकते हैं तो उन्होंने कहा वो असेंबली बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी जमात है उनके कन्वीनर अगर ये बात करें और फिर उनके बहुत ज्यादा तहफुजात भी हुकूमत के साथ थे। फिरोग नसीम साहब जिस तरह से पीका लॉज लेके आए हैं उसके ऊपर भी उनके तहफुजात थे और उन्होंने साफ कहा कि फिरोग नसीम साहब जो है वो हैं तो हमारे सेनेटर हमारे वोटों से आए हैं लेकिन वो अहकामात हमारे नहीं मानते हैं। तो एक तरह से एमकेएम ने अपनी एक पूरी जो एक उनका एक स्ट्रेटजी थी वो सामने नजर आ रही है कि वो किसी भी वक्त वो इशारा दे रहे हैं और वो आजाद पॉलिटिक्स यानी सियासत जो है वो करने की इस वक्त कोशिश की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि नए जोड़ तोड़ की तरफ जो है वो बढ़ा जा सकता है। फिर उन्होंने रेफरेंस, हमने उनसे पूछा भी कि जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको ये कहा कि आप जो है वो अपना फैसला जल्द कर ले तो आपने क्या सोचा है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा हमारे ऑप्शंस बिल्कुल खुले और हम इसके ऊपर जो है वो फैसला करेंगे एक दफा अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या अपोजिशन का लाएमल जो है वो भी वाजे होकर सामने आए तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ये फैसला करें। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो मुतहरिक एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि जिसमें आपको पता है कि अदम एतमाद की कोशिश अगर वहां पे होती है, इस वक्त जो सारा पंजाब का फोकस है इससे नजर ये आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी पहले जो है अदम एतमाद आ सकती है और अगर वहां पे अदम एतमाद आ सकती है, जिसमें कल मैंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा भी कि मलिक अहमद साहब के नाम के ऊपर भी बात हो रही है और भी 2-3 नाम हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन और भी है कि अगर काफली को किसी तरीके से मनाया जाता है और ये तमाम ऑप्शन इस वक्त अपोजिशन डिस्कस कर रही है, हम कोई बात खत्म ही नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ प्लेट में है और इसीलिए शायद बार बार जो है वो इत्तेहादियों को और खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम को जो है उनसे राब्ता अपोजिशन कर रही है। ठीक है। अच्छा आसमा, बड़ी डिटेल में आपने बता दिया, सम अप कर दिया कि क्या इस्लामाबाद का और लाहौर का इस वक्त माहौल है, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है बार बार कि अगर नेक्स्ट वीक तक और ट्यूसडे का कहा जा रहा है कि तब तक, और ये ओपोजिशन के सीनियर लोग आज जो मेरी उनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि अगर फाइल ना हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विंडो जो है वो काफी शॉर्ट है, उसके बाद लॉन्ग मार्चेस हैं, रमजान है, फिर उसके बाद आपको पता है कि बजट की बात आ जाएगी, फिर लोकल बॉडीज हैं मई में पंजाब में। तो ये क्या ओपोजिशन इसको समझती है कि, और आप क्या खबरें क्या हैं कि क्या फाइल की जा सकती है अगले चंद दिनों में अदम एतमाद? देखिए कुछ भी इस वक्त जो है वो कबल वक्त नहीं है या कहना चाहिए कि उसके इम्कानात मौजूद हैं और जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं और जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरह से उन सारी मुलाकातों को खुफिया रखा जा रहा है
उससे ऐसे लगता है कि तुर्क के सारे पत्ते जो हैं वो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं या अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने अपने सीने के साथ लगा रखे हैं। और जाहिर है कि इस मामले के ऊपर भी वो जब फैसला करेंगे तो वो सामने आ जाएगा और आखिरी ऑप्शन फिर भी उनके पास मौजूद होगा जो कि अवामी एहतजाज की सूरत है। और जिस तरह से ये तमाम एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, हो सकता है कि पहला ऑप्शन जो है वो एहतजाज की सूरत ही सामने आए और अवामी दबाव का ज्यादा आसरा लिया जाए और उसके बाद जो है वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ आया जाए। और ये भी हो सकता है कि तहरीके अदम एतमाद को पहले लाया जाए, लेकिन इम्कानात इस बात के हैं कि सड़कों पे जो एहतजाज है उसको पहले आजमाया जाए ताकि हुकूमत के ऊपर ना सिर्फ वो प्रेशर बिल्डअप हो बल्कि अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जैसे 24 अराकीन की खबरें आ रही हैं कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ उनको एक टफ टाइम देने की बात करें या उनकी आशीर्वाद है, वो लिस्ट भी अपोजिशन के पास है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर भी प्रेशर जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और आप किसी सूरत भी जहांगीर तरीन ग्रुप की जो एक्टिविटीज हैं पिछले कुछ हफ्तों से और खास करके गुज़िश्ता कुछ दिनों से, उसको आप कतई तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकते। तो अपोजिशन ये चाहेगी कि हुकूमत के अंदर भी एक बड़ा नंबर उनके पास आ जाए ताकि वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो है वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ बढ़े और उनके पास एक यकीनी सूरत हाल हो, गैर यकीनी सूरत हाल ना हो। और जाहिर है जब अवामी दबाव बढ़ता है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, तो आदिल आपको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग जो कि इलेक्ट होके आते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, उनके ऊपर भी एक दबाव बढ़ जाता है और उनको और अपोजिशन उन हलकों को भी टारगेट करेगी। और जैसा कि बिलावल साहब ने एक दफा अपने एक जलसे में कहा था कि हम हर हलके के MNA को के ऊपर भी दबाव बढ़ाएंगे जहां जहां से हम गुजरेंगे। तो जब महंगाई के ऊपर ये लोग निकलेंगे और महंगाई के ऊपर एक एनवायरनमेंट बनेगी, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो फोकस करके बैठी हुई है वो उन तमाम अराकीन को पे भी दबाव बढ़ाएगी जो कि असेंबली में इस वक्त हुकूमत के साथ मजबूरी या कहना चाहिए कि वो एक मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े हैं और किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाज़ेब। कल तक के लिए इजाजत दीजिए और कल इमरान खान जो है वो बड़ी अहम मुलाकातें यहाँ पर करेंगे। प्रेसिडेंट रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात है, नायब जो वजीर आजम है उनसे मुलाकात है, तो वो हम आपको बराह रास्त लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। मॉस्को से फिलहाल आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।